भारत के स्वर्णिम इतिहास में छिपी एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जो सिर्फ प्रेम की नहीं अपितु त्याग और धर्म की भी सर्वश्रेष्ठ मिसाल बन गई। एक ऐसी कहानी जहां दिल टूटा पर वचन नहीं, जहां राज्य छूटा पर रिश्ता नहीं, जहां एक बेला किसी पेड़ के तन से नहीं बल्कि लिपटी थी किसी की आत्मा से। ये कहानी है दो राजकुमार भाइयों की, उदय प्रताप सिंह और वीर प्रताप सिंह की, जो बचपन से ही एक आत्मा दो शरीर के समान थे। बचपन में राजस्थान के शाही महल के आंगन में दोनों भाई कभी तलवारों से खेलते तो कभी राजगुरु की कहानियों में खो जाते, या कभी दोनों भाइयों में घोड़सवारी में एक दूसरे को पिछाड़ने की होड़ लग जाती। उदय और वीर साथ बड़े हो रहे थे और एक दूसरे के साथ हर खेल में जीतने और हारने की खुशी बांट रहे थे। उनकी मुस्कान, उनका प्यार और उनका साथ उनके राजसी किस्मत के आने वाले बड़े फैसलों से पहले कि वो खुशनुमा दोस्ती थी जिसे देखकर हर कोई आनंदित हो उठता। उनके पिता महाराज अमर सिंह एक समझदार और न्यायप्रिय राजा थे जो अंत में अपनी दोनों संतानों को एक बराबर का राज्य देकर स्वर्ग सिधार गए। लेकिन छोटे भाई वीर ने स्वेच्छा से पूरा राजपाट बड़े भाई को सौंप दिया और खुद बन गया उसका विश्वसनीय सलाहकार। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति भी है, प्रेम भी, पर सबसे ऊपर है एक बलिदान। राजगद्दी संभालते ही उदय प्रताप सिंह ने अपने राज्य की हर आवाज को बड़े ही ध्यान से सुना। उनके राज दरबार में कोई भी अपनी बात को सबके सामने रख सकता था। वो आम जन की समस्याओं को समझकर उनकी तकलीफें दूर करने का हर संभव प्रयास करते। छोटे भाई वीर प्रताप सिंह को भी राज्य के लोगों की मदद करने में आनंद मिलता। वो पूरे राज्य में अपनी विनम्रता और संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध था। दोनों भाई मिलकर अपनी जनता के बेहतरीन भविष्य के लिए काम कर रहे थे, एक राजगद्दी पर दूसरा जनता के बीच। इसी राज्य में रहती थी एक लड़की, सुंदर, चंचल, सुशील और वीर प्रताप सिंह को मन ही मन चाहने वाली सुरभि। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ वीर को गांव वालों की मदद करते देखती रहती। वीर के लिए उसकी आंखों में छुपा होता गर्व और प्यार, वीर की विनम्रता और संवेदनशीलता उसे बेइंतहा पसंद आती है। सुरभि अकेली अपने कमरे में वीर के बारे में घंटों तक सोचती रहती और उसकी एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती। तभी राज्य में आगमन होता है तेज प्रताप सिंह का। तेज प्रताप सिंह जो उदय प्रताप सिंह का पुराना दोस्त था और उनके राज्य में दोस्ती और राजनीति के लिए उदय सिंह से मिलने आया था। नगर में रास्ते पर उसकी नजर सुरभि पर पड़ी जो अपनी सहेलियों के साथ अपनी धुन में मग्न खेल रही थी। सुरभि की सुंदरता और चंचलता ने तेज के दिल को छू लिया। वो मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जैसे ही तेज सिंह दरबार में पहुंचा, राणा उदय प्रताप ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों दोस्तों ने राज्य के हालात और भविष्य की योजनाएं बनाई। संध्या में खाना खाते हुए राणा तेज प्रताप ने अपने दिल की बात उदय के सामने रखी। राजाधिराज, आपके राज्य की एक कन्या मेरे हृदय को भा गई है। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। उदय प्रताप ने इस प्रस्ताव को सम्मान के रूप में स्वीकार किया और तुरंत सुरभि के परिवार से बात करने का वचन दिया। अगले दिन तेज प्रताप के जाने के बाद उदय प्रताप ने सुरभि के परिवार को दरबार में बुलाया और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया। सुरभि के माता पिता खुश थे कि राजघराने से विवाह का प्रस्ताव आया है, परंतु जब सुरभि से उसकी मर्जी पूछी गई तो सुरभि ने वीर की तरफ इशारा करके सबके सामने कह दिया, मैं सिर्फ वीर प्रताप सिंह से विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर सभी सभासदों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। सभी सभासद झुककर एक दूसरे को देख रहे थे, पर वीर की आंखें सब कुछ समझ चुकी थीं। उदय प्रताप ने गुस्से में वीर की तरफ देखा और कहा, वीर, ये सब क्या है?
क्या तुम इस कन्या को पसंद करते हो? मेरी पसंद की बात बाद में। पहले ये सच मान लीजिए कि ये कन्या विवाह नहीं चाहती, तो उस पर राज दरबार की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। ये हमारे राज्य की बेटी है, कोई उपहार नहीं। मैं राणा तेज प्रताप को वचन दे चुका हूं। मेरी बात पत्थर की लकीर है। वचन वही उचित है जो न्याय के साथ हो। एक कन्या की मर्जी के खिलाफ दिया गया वचन अधर्म है भाई साहब। वीर की आंखों में पीड़ा थी, पर आवाज में धर्म था। तुम मेरे भाई होने का फायदा उठा रहे हो, या फिर तुम्हें इस बात का घमंड है कि आधा राज्य तुम्हारा है? याद रखो, इस राज्य को मैंने खड़ा किया है। तुम तो राजा बनने के लायक भी नहीं थे। वीर ने पीड़ा के साथ उत्तर दिया। मैं कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था, पर अगर एक अबला की रक्षा के लिए मुझे आपसे भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। दोनों भाइयों में तलवारें खींचने की नौबत आ गई थी। तभी राजगुरु आगे बढ़े। शांत हो जाइए। कौन लायक है या कौन नहीं, ये युद्ध नहीं, योग्यता से तय होगा। दोनों भाइयों के बीच 3 प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें बल, बुद्धि और सहनशीलता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। सभा में शांति लौट आई। तब वीर और उदय के बीच वो पहला संकेत मिला जो आगे जाके सब कुछ बदल देने वाला था। पहला मुकाबला था द्वंद्व युद्ध। एक ऐसा युद्ध जहां शस्त्र चलाए जाते हैं पर मर्यादा बनी रहती है। युद्ध के मैदान में धूप के साए में दोनों भाई तलवारें लिए आमने सामने आए। वीर की आंखों में समर्पण था और उदय के मन में एक चिंगारी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी। धरती कांप उठी और इसी बीच अत्यधिक उत्साह में उदय से गलती हुई और वो मैदान के बीच में गिर गया। वीर एक वार करके जीत सकता था, लेकिन उसने चुना भाई का सम्मान। उसने वार नहीं किया, लेकिन उदय ने बिजली की रफ्तार से उठकर वीर पर वार किया। अचानक हुए इस वार से वीर को संभलने का मौका नहीं मिला और वो धरती पर गिर गया और उदय ने अपनी तलवार हवा में लहराकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। द्वंद्व युद्ध के बाद दूसरी कसौटी शुरू हुई। एक ऐसी कसौटी जिसे किसी तलवार या शब्दों से नहीं, बल्कि केवल उचित सोच से जीता जा सकता था। राजगुरु 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ दरबार में आए और कहा, 2 व्यक्ति हैं, एक चोर, एक निर्दोष। दोनों एक जैसे, दोनों अपना अपराध इनकार करते हैं। क्या आप दोनों राजकुमार सत्य का पता लगा सकते हैं? उदय ने अपने अनुभव से तुरंत फैसला सुना दिया। ये दाएं वाला दोषी है, इसके चेहरे पे डर है। सभा ने हाँ में हाँ मिलाया। डर कभी सच का होता है, कभी झूठ का भी। चलिए इनका मन भी सुन लेते हैं। अगर तुमने चोरी की होती और अगर तुम्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलता, तो क्या राजमुद्रा वापस कर देते? अगर मैंने चुराई होती तो वापस कर देता। जो चोरी नहीं करता वो अपराध का विकल्प नहीं सोच पाता। झूठ तुरंत जवाब देता है, सच थोड़ा सोचता है। यही असली चोर है, क्योंकि इसके पैरों में महल के बगीचे की मिट्टी अब भी लगी है और मुद्रा उधर से ही गायब हुई थी। सभा में कुछ लोग इस जवाब से प्रभावित हुए। वीर के चेहरे पे शांत मुस्कान थी। दरबार में सन्नाटा था। राजगुरु ने उत्तर दिया, ये धैर्य, तर्क और सच की दृष्टि सिर्फ एक योग्य राजपुरुष में होती है। राणा वीर प्रताप सिंह, आप इस दूसरी प्रतियोगिता के विजेता हैं। उदय ने पहली बार वीर की तरफ देखा, न सिर्फ एक भाई के रूप में, बल्कि एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में। राजगुरु ने तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता घोषित की। न बल की, न बुद्धि की, ये थी सहनशीलता, संवेदना और मनोबल की अंतिम कसौटी। नियम स्पष्ट था। खुले मैदान में दोनों राजकुमार एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। जब तक पलकें न झपके, तब तक युद्ध जारी रहेगा। सूर्य उगता है,
मैदान में सन्नाटा है। वीर और उदय एक दूसरे के सामने, आंखों में आंखें डाले, जैसे वक्त खुद रुक गया हो और फैसला सिर्फ नजरों से होना हो। पलकें झपकाना एक दुर्बलता थी, लेकिन इस सन्नाटे में दोनों की आंखों के सामने उनका बचपन आने लगा। घोड़सवारी के खेल, माँ का प्यार, पिता का आशीर्वाद, राजगुरु की कहानियां। वीर की आंखों में शांत आग थी और उदय के आंखों में एक तूफान। बचपन की यादों के बीच प्रेम का एहसास छुपा था। अंत में उदय की आंखों से एक आंसू छलक गया, जो गिरते गिरते उदय की पलकों को झपका गया। वीर की आंखें अभी भी खुली थीं। तभी उदय ने प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रखा। वीर जीत गया था, लेकिन उसकी आंखों में विजय नहीं, विरक्ति थी। जीत मिल चुकी थी। सभा में वीर प्रताप सिंह के लिए सभी तालियां बजाने को तैयार थे, लेकिन उसके कदम उन तालियों की तरफ नहीं, विरक्ति की दिशा में बढ़ रहे थे। उदय ने आगे बढ़कर कहा, वीर, ये राज्य तुम्हारा है। तुमने शक्ति, बुद्धि और धर्म तीनों में अपना प्रमाण दिया है। तुम ही सही राजा हो। मुझे कभी अपने लिए राज्य नहीं चाहा था। जो चाहा था वो था सत्य और सुरभि की आजादी। सभा में सभी स्तंभित थे। तब वीर ने उदय से कहा, भाई साहब, आज आपकी आंखों में जो संवेदना उतरी है, वही संवेदना अगर पहले होती तो ये संघर्ष न होता। परंतु भविष्य में ऐसा कोई संघर्ष न हो, इसके लिए मात्र एक ही उपाय है कि मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ले लूं। और आपको भी ये वचन करना होगा कि कल फिर कोई सुरभि किसी के वचन में पिसेगी नहीं। वीर ने सुरभि की तरफ देखा और कहा, तुम आजाद हो सुरभि। अब तुम अपना निर्णय स्वयं लो। भरी सभा में वीर ने अपने शस्त्र त्यागे और राजगुरु के चरणों में रख दिए। मैं संन्यास ले रहा हूं, न विवाह न संतान। अब मेरी तपस्या ही मेरा रास्ता है और मोक्ष ही मेरा लक्ष्य। उदय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर बस मुस्कुराकर कह गया, प्रेम में बंधन नहीं, मोक्ष छुपा होता है। वीर अपने राजसी वस्त्र छोड़कर नंगे पांव एक सन्यासी की तरह महल से बाहर चला गया। कुछ महीनों बाद राज्य में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन सुरभि के दिल में एक ही बेचैनी थी। वीर कहा गया, कुछ नहीं कहा था, न वचन दिया, न वापसी का कोई संकेत, सिर्फ एक मौन जो सुरभि के दिल में एक सवाल बन गया था। उस मौन को समझ नहीं पाई थी। उसके दिल में एक ही छुपा हुआ सवाल था, क्या वीर भी उससे प्रेम करता था, या उसने अपने प्यार को भी राज त्याग के साथ छोड़ दिया था? जवाब के लिए सुरभि सब कुछ छोड़ निकल पड़ी। न किसी से पूछा, न किसी को बताया, बस उस मौन का उत्तर पाने जंगल की ओर निकल पड़ी। और फिर एक दिन वो उसे मिला, एक पत्थर पर बैठा, आंखें बंद, सांस एक लंबी धुन में बंधी हुई, जैसे वो एक जड़ बन गया हो, स्थिर, शांत, प्रकृति में पूर्णता से विलीन। सुरभि उसके पास जाकर बैठ गई। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, न आंखों में आंसू, न होठों पर शब्द, एक निर्मल सा प्रेम जो बहलाती हुई बेल बन गया और वीर के उस जड़ रूप से लिपट गया। दिन बीत गए, महीने, साल। वीर और सुरभि वन के उस एक पेड़ पर प्रकृति के दो रूप बन गए, एक जड़, एक बेल, जो कभी अलग नहीं हुए। न विवाह हुआ, न वचन दिए गए, फिर भी उनका प्रेम युगों तक अमर रहा। न शब्द बोले गए, न आंखें मिली, फिर भी उनके बीच एक आत्मा की यात्रा चलती रही।
ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कहानी राज्य की नहीं, ये कहानी है त्याग, प्रेम और प्रकृति में विलीन होने वाले सत्य की, और सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता।